देश भर में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। 24 घंटे में आए कोरोना के मामलों ने देश में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना ने देश में तांडव मचाया हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर इतनी खौफनाक होगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के सामने आए आंकड़ों से देश में दहशत पैदा हो गई है। कोरोना के हालात इतने बेकाबू हो गए हैं मानो इस अड़ियल कोरोना पर अब ब्रेक लगाना मुश्किल हो गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब भारत में जो कोरोना का महाविस्फोट हुआ है उसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। देश में बीते 24 घंटे में 3,52,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़ा बेहद डरा देने वाला है। आलम कुछ ऐसा है कि भारत में हर मिनट 125 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं हर 2 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। बात बीते 24 घंटे की करें तो एक दिन में 3,52,991 कोरोना के मामले पाए गए। 24 घंटे में 2,812 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 1,73,13,000 के पार हो गया है। इसके साथ ही 1,43,04,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। दुनिया भर में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। कोरोना का कहर ऐसे बरप रहा है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस अड़ियल कोरोना पर कब ब्रेक लगेगी। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते केसों पर नजर डालें तो 22 अप्रैल को 3,14,835, 23 अप्रैल को 3,32,730, 24 अप्रैल को 3,46,786, 25 अप्रैल को 3,49,691, 26 अप्रैल को 3,52,991 मामले सामने आए। देश भर में भयानक कोरोना विस्फोट के बाद अगर लोग अभी भी नहीं संभले तो इसका आने वाले समय में अंजाम और बुरा हो सकता है। ऐसे में जरूरत है कि लोग संभल जाएं ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। हरियाणा में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। लोगों में कोरोना को लेकर खौफ बना हुआ है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। वही बात अगर हरियाणा की करें तो प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। इससे पहले प्रदेश में कभी इतने मामले सामने नहीं आए। कोरोना के इन मामलों के साथ प्रदेश में कोरोना ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकार भले ही ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की अच्छी मात्रा होने का दावा कर रही हो, लेकिन प्रदेश में दर्ज हो रहे रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े प्रशासन के लिए चिंता बने हुए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कोरोना की बुलेट रफ्तार पर लगाम लगे तो लगे कैसे। अब ये आंकड़े ही देख लीजिए जो लोगों की लापरवाही की सारी दास्तां बयां करते हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 10,985 नए मामले सामने आए। वहीं 64 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में अभी कोरोना के 74,248 केस एक्टिव हैं। वहीं अब तक 3,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब हरियाणा में कोरोना के क्या हाल हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। चलिए आपको हरियाणा के जिलों के बारे में भी बता देते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम जिले से एक दिन में 3,410 कोरोना केस सामने आए। फरीदाबाद में 1,560 कोरोना केस सामने आए। सोनीपत से 610, हिसार से 940, अंबाला से 340, करनाल से 570, तो पानीपत से 491, रोहतक से 150, रेवाड़ी से 115, पंचकुला से 368, कुरुक्षेत्र से 276, यमुनानगर से 298, सिरसा से 469, महेंद्रगढ़ से 292, भिवानी से 172, झज्जर से 217, पलवल से 58, फतेहाबाद से 149, नूह से 51, तो वहीं चरखी दादरी से 66 केस सामने आए। हरियाणा में कोरोना की बढ़ती स्पीड ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं और अब तो हरियाणा में कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ गया है, जिसकी वजह से हरियाणा में कोरोना ने रफ्तार तेज कर ली है। अगर कोरोना को जल्द नहीं रोका गया, सावधानी नहीं बरती गई, लोगों ने लापरवाही बरतना बंद नहीं किया तो प्रदेश में कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ऐसे में जरूरत है कि लोग संभल जाएं, नहीं तो बाद में संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। कहीं बैठकों का दौर जारी है तो कहीं सख्ती की जा रही है। कोशिश यही है कि कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। प्रदेश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। ऐसे में कई जिलों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति को काबू करने के लिए प्रशासन की ओर से कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है।
कोरोना का कहर कम होने की जगह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में भी हालात बेकाबू हैं। हरियाणा के गुरुग्राम जिले से हर रोज रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में धारा 144 लगाने को लेकर साफ किया था कि इस पर फैसला जिला उपायुक्त ही लेंगे। वहीं सीएम के निर्देशों के बाद समय न लेते हुए बिगड़ती स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम और सोनीपत में धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया। अब जिलों में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी। वहीं फरीदाबाद में 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। कहां पर क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कोरोना के मामलों में दरअसल बेतहाशा बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके चलते गुरुग्राम में धारा 144 लगा दी गई है। सोनीपत जिले में भी धारा 144 लगाई गई है। 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। बहालगढ़ चौक से कुंडली बॉर्डर तक कोई पाबंदी नहीं होगी। तो वहीं फरीदाबाद में भी धारा 144 लगा दी गई है। फरीदाबाद के 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। 2 मई शाम 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार हर कोई अपनी अपनी तरफ से कोरोना से निपटने के लिए मुस्तैद है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि अभी भी लोग नहीं समझे तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। प्रशासन की कोशिश है कि जिलों में हालात को काबू किया जा सके, लेकिन कैसे, फिलहाल ये समझ से परे है। स्थिति को काबू करने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन इसके क्या परिणाम निकलते हैं ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के गिराव से हालात खराब है। अस्पतालों में जहां बेड का टोटा है, वहीं ऑक्सीजन का भी अभाव है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आईएमए से अपील की है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और इस दौरान बड़ी समस्या ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा आईएमए से बड़ी अपील की। अनिल विज ने आईएमए से अपील करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में जरूरत की जगहों पर अस्पताल बनाना चाहती है। आईएमए सरकार को डॉक्टर्स उपलब्ध करवाए। उन्हें 200 बेड लगाने शुरू कर दिए हैं, पर हमें डॉक्टरों की जरूरत है। उसके लिए आईएमए से मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि वो आगे आएं और अपने डॉक्टर्स दें, पैरामेडिकल्स दें, और जो व्यवस्था होगी वो हम कर लेंगे। आज हरियाणा में हमारे पास केवल दिक्कत गुड़गांव में है, और गुड़गांव में भी 70% जो मरीज है वो दिल्ली का है। लेकिन अब जो है हमें उसका इंतजाम करना है। हम जो कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। एक तरफ तो प्रदेश की गृह और स्वास्थ्य मंत्री आईएमए से डॉक्टरों की मांग कर रखे गए ताकि नए अस्पताल बनाए जा सके, लेकिन आईएमए हरियाणा ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पास डॉक्टर तो हैं, अस्पताल भी हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार जो सबसे जरूरी काम करे वो ये करे कि जिस अस्पताल को जितने ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है उससे 2 ज्यादा दिए जाएं, उसको उसमें कटौती न किया जाए, कम न किया जाए, क्योंकि आज की तारीख में जान बचाने के लिए यही एक चीज है जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। कोरोना के खिलाफ जंग सरकार के लिए एक चुनौती बन गई है और ऑक्सीजन की समस्या की वजह से हालात हरियाणा में बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हरियाणा सरकार क्या कुछ बड़ा कदम उठाती है। बहादुरगढ़ में पिछले कुछ दिनों से असौदा टोल शुरू करने को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच गहमा गहमी जारी है। इसी बीच टोल प्लाजा फिर से शुरू कर दिया गया है। एक तरफ कोरोना से हाहाकार है तो वहीं दूसरी तरफ किसान जिद पर अड़े हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ के असौदा केएमपी टोल प्लाजा पर किसानों का संघर्ष जारी था। किसानों ने टोल फ्री भी करवाया, लेकिन अब टोल एक बार फिर शुरू हो गया है। यहाँ एसडीएम और डीएसपी की मौजूदगी में टोल कलेक्शन शुरू किया गया। आपको बता दें, टोल फ्री करवाने के लिए 3 दिन पहले किसानों ने रोड जाम किया था। वहीं रोड जाम कर टोल फ्री करवाने पर किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी पर एफआईआर भी दर्ज की गई। इसके अलावा दलाल खाप 84 के प्रधान पर भी एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद टोल प्लाजा
फिर शुरू किया गया। ये घमासान यहीं पर नहीं रुका। टोल शुरू होने पर विरोध जताते हुए किसान एक बार फिर टोल प्लाजा पर पहुंचे और टोल बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसानों को समझाकर वापस भेज दिया और टोल एक बार फिर शुरू किया गया। ये भी जो हमारा असोदा का टोल है, कल वो रात 8 बजे से चल रहा है और आज भी कुछ 25-30 लोग आए थे यहाँ पे लोकल जो किसान नेता थे। उन्होंने आज भी आके बात करी थी, उनको समझा दिया गया है और उनको बता भी दिया गया भी ये गैर कानूनी है जो आप ये टोल बंद करवाने के लिए आ रहे हो, और वो इस चीज़ पे सहमत होकर चले गए। किसान है कि मानने को तैयार नहीं, वहीं पुलिस भी अलग अलग हथकंडे अपना रही है कि किसानों को समझाया जाए और टोल जारी रखा जाए। देश में इस समय ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं हरियाणा के जिले करनाल में ऑक्सीजन की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। ऑक्सीजन की करनाल में कोई कमी ना हो, इसे लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। करनाल में रोजाना 15,000 लीटर ऑक्सीजन आती है, जिसमें अभी करनाल में रोजाना की खपत 11,000 लीटर के आसपास है, यानी कि रोजाना 4,000 लीटर के आसपास ऑक्सीजन की बचत हो जाती है। कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में 9,000 लीटर का एक बड़ा टैंक है, जो सीधे पाइप के जरिए अलग अलग बेड से जुड़ा हुआ है, जहां से मरीजों को ऑक्सीजन मिलती है। वहीं इसके लिए बैकअप में ऑक्सीजन के 500 से ज्यादा सिलेंडर कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में रोजाना 6,000 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन की खपत होती है। वहीं अब करनाल के रुड़की प्लांट से भी 5 टन रोजाना के हिसाब से ऑक्सीजन मिलने की बात सामने आ रही है, जिसका फायदा करनाल और आसपास के लोगों को होगा। करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में स्थित ऑक्सीजन इमरजेंसी बैंक का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस समय करनाल के पास आज हमारे पास सुबह लगभग 9 बजे 15,000 लीटर की गाड़ी आई थी और वो पूरी की पूरी करनाल के लिए है, जबकि करनाल की पूरी खपत ही लगभग 10,000 है। तो इसका मतलब हमारी जो सप्लाई आज की वो हमारी डिमांड से ज़्यादा मिली हुई है। डेली की 11,000 लीटर के करीब खपत है हमारी। उसमें कल्पना चावला ही 6,000 के करीब कंज्यूम, मुझे मेरे ख्याल 6,000 के करीब कंज्यूम कल्पना चावला में हो जाती है, 5,000 बाकी प्राइवेट अस्पतालों में। और हमें एक गाड़ी आज मिली है 15,000 की और एक और आज रात को आ जाएगी, उसमें से लगभग 6 से 7,000 आज रात को भी हमारे पास एडिशनल आएगी, जिससे हम कल्पना चावला के जो खाली सिलेंडर्स हैं, जो बैकअप ऑप्शंस हैं, बेसिकली डायरेक्ट तो ऑक्सीजन प्लांट से जो स्टोरेज यूनिट है उससे चलती है, अगर स्टोरेज खाली हो जाता तो बैकअप के तौर पे फिर सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें 400 सिलेंडर्स हमारे खाली हैं 600 में से। उन 400 को जो आज सप्लाई आएगी पानीपत से उससे भरवाएंगे। तो हम इंश्योर करेंगे कि कल सुबह उस रुड़की से हमारे पास एक और गाड़ी आ जाएगी, हमने अभी भेज दी है रुड़की ऑलरेडी। तो कहीं पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई इस समय मुझे नहीं लगता करनाल में आने वाले दिनों में भी कमी होगी। फिलहाल करनाल में खपत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध बताई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। एक तरफ सांसों को लेकर जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिसका सीधा असर अब पानीपत के अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। पानीपत में ऑक्सीजन की कमी इस कदर बढ़ गई है कि निजी एम्बुलेंस चालकों ने ऑक्सीजन न होने की वजह से एम्बुलेंस खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। पानीपत में बेशक ऑक्सीजन प्लांट हो, लेकिन ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब निजी एम्बुलेंस चालकों को ही ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंस चालकों ने अपनी एम्बुलेंस खड़ी कर दी है, क्योंकि जिन मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाता है उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसे में प्राइवेट चालक ऑक्सीजन न होने की वजह से परेशान है। ड्राइवर है, सारी एम्बुलेंस जो है ना बगैर ऑक्सीजन के खाली खड़ी हैं और मरीज कोविड के जो पेशेंट हैं उनको ले जाने के लिए चाहे पानीपत लोकल और प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे रोहतक ले के जाना हो, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, परंतु हमें एम्बुलेंस के लिए ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर नहीं मिल रहे। उसकी वजह से मरीजों को इतनी दिक्कत हो रही है। अब मरीज़ कोई भी एक भी पेशेंट प्राइवेट में या क्या गवर्नमेंट के में खानपुर रोहतक करनाल कहीं जाने के लिए हमारे पास कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। पानीपत में सिर्फ सरकारी एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन है, बाकी एम्बुलेंस ऑक्सीजन के अभाव की वजह से 2 दिन से अस्पतालों में खड़े हैं, जिसकी वजह से चालक परेशान है, क्योंकि निजी एम्बुलेंस चालकों के रोजगार पर भी संकट गहराता जा रहा है। निजी एम्बुलेंस चालकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। 2 दिन से हमारी गाड़ी ऐसे खड़ी है, ना तो कोई सिलेंडर मिल रहा है ना और बहुत ही कालाबाजारी हो चुकी है।
सिलेंडर कितने तक दे रहा है? पहले 150 मिल रहा था, अभी 200 का दे रहा, कभी कोई 300 का दे रहा, कोई कुछ दे रहा, कोई नहीं भी दे रहे हैं। अब मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं सर, 2 दिन से ये गाड़ियाँ खड़ी है सारी, देख लो। अस्पतालों में काम करने वाले एम्बुलेंस चालकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि समस्या बड़ी है और आने वाले दिनों में ये बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। यमुनानगर के एसडीएम कार्यालय में खुलेआम सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके अलावा परमिशन विंडो पर भी परमिशन लेने आए लोग परेशान हो रहे हैं। एसडीएम कार्यालय में शादी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेने आए लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि अनुमति के लिए औपचारिकता इतनी ज्यादा है कि पूरी नहीं की जा सकती। लोगों की माने तो औपचारिकता को पेचीदा बना गया है। अब लोगों की मांग है कि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए ताकि लोगों को लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल सके। वहीं कोरोना काल में ये तस्वीरें सामने आना बेहद शर्मनाक है। कोविड-19 से बचने के लिए सामाजिक दूरी की बात की जा रही है, लेकिन शादी समारोह और बाकी कार्यक्रमों के लिए परमिशन लेने आए लोग यहाँ एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। दूर तक लंबी लंबी लाइन लगी है, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है और सामाजिक दूरी का क्या हाल है ये आपके सामने है। ससोली गांव से आए ग्रामीण ने बताया कि उनके भाई की शादी है। उन्हें बताया गया कि बाहर से फॉर्म ले। जब अनुमति के लिए बाहर से फॉर्म लेने गए तो दुकानदार ने 40 रुपए ले दिए। जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्हें कहा गया कि ये फॉर्म नहीं चलेगा, सादे कागज पर आवेदन करें। भाई की शादी है जो उसकी परमिशन लेनी, ठीक है। तो हम यहाँ आए तो इन्होंने कहा कि बाहर से फार्म मिल रहा है, वो 40-40 रुपये में फार्म दे रहे हैं बाहर। लेकिन हम जब हमने फार्म भरा हुआ यहाँ पर, फार्म भर के जब हमने एसडीएम की यहाँ खिड़की में जमा करवाने की कोशिश की तो ये जो अधिकारी अंदर कर्मचारी है उन्होंने बोला हमारे को वहाँ पर दे दिया, ये नहीं चलेगा, आपको अपने हाथ से लिख के लाओ। ये पहले बताना चाहिए मतलब 35-40 रुपये लगवा दिया हमारे इतनी जनता के। नहीं टाइप नहीं करवाया था, वहाँ से एप्लीकेशन ले दी उधर से, तो वो दे दिया हमारे को, अपने हाथ से लिख के लाओ। ये पहले ये बता देते तो हमारे 40-40 रुपये नहीं लगते। पहले ही परेशान है, ऊपर से फिर और ज़्यादा परेशान है, फीस भी लगती है। मैं ये काम सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये काम जो आप ये कर रहे हैं ऑफलाइन वाला, ये ऑनलाइन करना चाहिए था। वहीं अपनी शादी के लिए अनुमति लेने आए एक व्यक्ति ने बताया कि जब परमिशन विंडो पर पहुंचे तो लंबी लंबी लाइनें मिली। जब उसका नंबर आया तो पता चला कि औपचारिकता इतनी पेचीदा है कि उन्हें पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। दिक्कत तो मैडम ये आप देखो यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं लोग और फॉर्मेलिटी कितनी, आप किसी रिश्तेदारों के इतने का मोबाइल नंबर कहाँ से लिखे हैं, 200 बंदों के नाम नंबर मोबाइल नंबर, इनकी परमिशन लेनी पड़ रही है। ज़्यादा कर दिया मैडम। अब यहाँ पे ये पता ही नहीं लग रहा है, सुबह से लेके शाम तक का बता रहे हैं प्रोसीजर। सुबह 9 से 1 में जमा करवाओ, उसके बाद कोई दूर से आया होगा, कोई नज़दीक का ही है, शाम को 3 बजे के बाद फिर ये लेटर देंगे वो। यमुनानगर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। परमिशन विंडो पर जिस तरह से भीड़ नजर आ रही है उसने एक बात तो साफ कर दी, भले ही सामूहिक कार्यक्रमों की भीड़ कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस भीड़ से निपटने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए। फतेहाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था, जहां पर एक नन्ही सी जान को पैदा होते ही सड़क पर छोड़ दिया गया था। अब मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन बेटियों को बोझ समझने वाले सामाजिक तत्व आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। कहीं कोख के कातिल हैं, तो कहीं बेटियों को पैदा होने के बाद भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही मामला फतेहाबाद से सामने आया, जहां पर बच्ची की पैदाइश छिपाने के लिए परिवार वालों ने एक दिन की नन्ही सी जान को पैदा होते ही सड़क के किनारे छोड़ दिया था। अब मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को काबू कर लिया है। पुलिस ने मामले में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डीएसपी सत्येंद्र कुमार की ओर से बताया गया कि आरोपी फतेहाबाद एरिया के रहने वाले हैं। इस मामले में जांच के दौरान अगर कोई भी शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस ने 23 अप्रैल को नवजात बच्ची मामले को लेकर बरसीन गांव के चौकीदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी, जिसके बाद अब आरोपियों को काबू कर गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई है, कंप्लेंट के बाद केस रजिस्टर किया गया, उनका द्वारा इसके तफ्तीश जारी है। बच्ची के इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान 4
व्यक्ति उसकी दादी, दादी और फादर और उसका ताऊ और उसकी ताई, ये 4 इस मुकदमे में शामिल किए गए हैं। सरकार बेटियों को उनका वजूद दिलाने के लिए कई अभियान चला रही है, लेकिन समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच को बदलना अभी भी मुश्किल है। पानीपत में अपने कोरोना संक्रमित पिता का इलाज करवाने पहुंची नेशनल कबड्डी प्लेयर ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन पर कई तरह के आरोप भी लगाए, तो वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से डॉक्टर ने सफाई दी। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। इन दिनों कोरोना महामारी की वजह से अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन को लेकर कोहराम मचा हुआ है। गंभीर कोरोना मरीजों के परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। पानीपत में नेशनल कबड्डी प्लेयर स्वाति अपने कोरोना पॉजिटिव पिता का इलाज करवाने के लिए दिल्ली से पानीपत पहुंची, लेकिन अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं से असंतुष्ट होकर स्वाति ने यहां पर जमकर हंगामा किया। कबड्डी प्लेयर का आरोप है कि पैसे लेकर भी उसके कोरोना पीड़ित पिता को एडमिट नहीं किया गया। फोन पर कंफर्म करने के बाद ही स्वाति अपने पिता को लेकर पानीपत आई थी, लेकिन युवती की ओर से आरोप लगाए गए कि यहाँ पर दवा भी महंगी मिल रही है। समस्या ये है कि मेरे पेशेंट को यहाँ पे बुलाया गया, मुझे वेट कराया गया। मुझे वेट क्यों कराया गया? अगर आपके पास में बेड ही नहीं था। अगर बेड नहीं था तो आप मुझे 12 बजे ही बोलते कि हमारे पास में बेड नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, आप 5 बजे मत आइए। मैंने 4 घंटे वेट किया। अगर मैंने 4 घंटे वेट किया होता तो वेंटिलेशन के लिए मैंने घूमना फिरना था। मैंने इनके लिए वेट करने के लिए नहीं, यहाँ पे मैंने कैसे कैसे अरेंज करके मैंने यहाँ पे खाटें लगाई है। मेरे अगर ये बोल रहे कि वेंटिलेशन की जरूरत थी तो इन्होंने तभी मुझे बोलना था कि इनको वेंटिलेशन की जरूरत है। युवती के हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिससे शिकायत करते हुए स्वाति ने अस्पताल प्रशासन पर दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। इन्होंने जिस तरीके से मुझे यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, जिस तरीके से इन्होंने सबने मेरे साथ में बिहेव किया है, आप मुझे ये बताइए, मैं अकेले अब अपने फादर को दिल्ली कैसे लेके जाऊँ? अगर उनको बीच में कुछ हो जाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अभी उनकी सैचुरेशन पॉइंट देखे वो 71 हो गई है। क्या वो वेंटिलेशन बेड रखने वाले इंसान है? इस पूरे मामले को लेकर सफाई देते हुए अस्पताल के डॉक्टर की ओर से कहा गया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर भी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, लेके जाना है लेके जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन है अगर तो उसमें यूज़ कर लो। मेरे पास ऑक्सीजन की क्राइसिस है। सारे ऑक्सीजन सिलेंडर वाले सारे जितने हमारे वेंडर्स से बहुत मुश्किल से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। मेरे पास छोटा सिलेंडर रखा हुआ है, आपको मैं दिखा दूँगा, पर उसमें भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। मैं इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, मैंने इनसे बोला मैडम सीटी करवाना है, मैं सीटी करवा देता हूँ, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं। इन्होंने वो भी नहीं करवाया। मैं क्या करूँ? ये मेरा मरीज नहीं है सर, मैं अपने मन से इलाज तो नहीं कर दूंगा। करवाना आपको पड़ेगा सर, चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँ? मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं मैं उतने पे वर्क कर पाऊंगा। फिलहाल मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और युवती की समस्या को हल करवाया जा रहा है। तो वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन की मांग को भी ध्यान में रखा गया है। ऑक्सीजन की कमी के कारण रेवाड़ी और गुरुग्राम में कई लोगों की जान चली गई। वहीं गुरुग्राम में जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, तो रेवाड़ी में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कहीं उखड़ती सांसें हैं तो कहीं अपनों को खोने का मातम, कहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है तो कहीं सांसें बचाने के लिए जद्दोजहद। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सांसों के लिए जंग लड़नी पड़ेगी, अपनों को बचाने के लिए हाथ जोड़ने होंगे। पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना से हाहाकार है। हरियाणा में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इस कोरोना काल के बीच जहां लोग अस्पतालों को भगवान समझकर जिंदगी बचाने की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल प्रशासन भी मजबूरी की बेड़ियों में जकड़ गया है। गुरुग्राम और रेवाड़ी से ऐसे ही मामले सामने आए। जी हां, गुरुग्राम जिला जहां हर रोज कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जिले के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 4 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। यहां सुबह ही ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई थी। बावजूद इसके अस्पताल में किसी तरह की इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था नहीं थी।
पूरे मामले में जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, टोटल 4 मरीजों की मौत हुई है और हम ये नहीं कहना चाहते कि सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से हुई है, बाकी वो उनको बीमारी भी है, डिजीज भी है। आप जानते हैं कोरोना एक जो है खतरनाक बीमारी है जो हमारे फेफड़ों को डैमेज कर देती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। मगर ऑक्सीजन भी, उसमें भी बहुत ज्यादा किल्लत है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से, बार बार फोन कर रहे हैं एसडीएम साहब से, सीएमओ साहब से, वो कह रहे हैं कि हम आश्वासन दे रहे हैं और करा देंगे, मगर अभी तक इंतजाम जो है प्रॉपर हो, जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी में भी दूसरी लहर का कहर देखने को मिला। जिले में कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें से 4 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई, जिसके बाद रेवाड़ी के निजी अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। विराट का फोन आया था, कई लोगों का फोन भी आया था और मैंने स्वयं जो है सीएमओ से बात करी। मैंने कहा आप जल्दी आप ऑक्सीजन भेजिए। बोला केवल एक हॉस्पिटल थोड़ी ना है। उसके बाद मैंने राजीव अरोड़ा जो हमारे सचिव हैं, सेक्रेटरी हेल्थ के, कमिश्नर से मैंने बात करी। मैंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी है और सीएमओ से मैंने बात करी। मेरा कहने का मकसद ये गफलत है प्रशासन। सारी गलती सीएमओ की है। कल से ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहा है पूरा स्टाफ। कभी बावर जा रहा है, कभी कह रहा पानीपत से आ रही, कभी कह रहा पंचकुला से आ रही है। यही चल रहा। आज गाड़ी वाला का बयान दो बाहर खड़े है, ऑक्सीजन की गाड़ी जो लेकर वो कह रहा है स्टाफ ने गाड़ी रोकी है सरकारी हॉस्पिटल में, सीएमओ के कहने। धीरे धीरे अलग अलग जिलों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में जरूरत है कि अस्पताल प्रबंधन पहले से ही ऑक्सीजन की तैयारी पूरी कर ले और इमरजेंसी आने पर स्थिति को संभालने की कोशिश करे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।